हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइंड जिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो गाइस, जैसे कि हमारा एस्टिमेशन कॉस्टिंग की जो सीरीज चल रही है, आज उसमें लास्ट वीडियो है, आपकी लास्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है टेंडरिंग। सो गाइस, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो अभी तक उनकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारा जब स्टार्टिंग में ये चैनल बनाने का मोटिव था, तो हमारा मोटिव था कि आपको वो कंटेंट, वो क्वालिटी प्रोवाइड की जाए जो आगे पीछे आपको कहीं चैनल में ना मिले। अब जो सब्जेक्ट्स में हम यहाँ पे कवरअप कर रहे हैं, जैसे आपका हाइड्रोलॉजी कवरअप हो गया, आज की वीडियो के बाद आपका एस्टिमेशन कवरअप हो जाएगा, और साथ ही साथ एयरपोर्ट आपका स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स की वीडियोस आपको अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा कहीं भी यूट्यूब पे। तो और कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जब आप कोचिंग लेने जाते हो तो वहाँ पे भी इन सब्जेक्ट को क्या किया जाता है, निगलेक्ट कर दिया जाता है, इतने अच्छे से करवाया नहीं जाता। अगर करवाया भी जाता तो जो ऐसे नॉर्मल वे से करा दिया जाता है, वो कहते हैं कि इसको मतलब इतने अच्छे से आपको समझाया नहीं जाता। तो हमारा यही मोटिव था कि हम चाहते थे कि पहले आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जो छोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप कवर नहीं कर पाते हो, नॉर्मल जो एग्जाम में आते हैं आप उनको छोड़ के जाते हो, वो हम पहले कवर अप करना चाहते थे। तो इसलिए हमने वो सीरीज लॉन्च की, जिसमें हमारा जो अब 3 सब्जेक्ट्स हमारे 2 सब्जेक्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं आज एस्टिमेशन को लगा के, और अब हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो भी स्टार्ट हो चुका है, एयरपोर्ट। तो गाइज, आगे अब आपका टाइम वेस्ट ना करूंगा, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अपने पास टेंडरिंग। तो टेंडरिंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? उस इंसान के लिए जिसने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्टरशिप करनी, मतलब कॉन्ट्रैक्टर का काम करना। कैसा करना है? कॉन्ट्रैक्टरशिप करनी, कॉन्ट्रैक्टर का काम करना है, ठेकेदारी का काम करना है। मतलब ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक इंजीनियर है तो उसको इतना बेसिक नॉलेज इन चीज़ों का होना ही चाहिए, अगर एक सिविल इंजीनियर है बेसिकली। अच्छा, एक बात मैं आपको और बोलना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी तक ऑब्जेक्टिव नहीं लगाए हैं, प्लीज़ अपने ऑब्जेक्टिव भी लगाइए, क्योंकि जितने में आज की वीडियो के बाद एस्टिमेशन कॉस्टिंग की आप किसी भी बुक से कोई भी बुक पकड़ लो, जो आपका दिल कर रहा है उस बुक के ऑब्जेक्टिव आप लगाओ, आपके सारे के सारे एमसीक्यूज लगेंगे। क्योंकि मैंने जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है उस कंटेंट में आपका एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। ठीक है गाइज? तो आगे सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि टेंडरिंग में मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली डेफिनेशन हमारी टेंडरिंग में आती है टेंडर। क्या आती है? टेंडर। ठीक है, क्या होता है टेंडर? जब आप क्या करते हो, देखते हो न्यूज़पेपर पे निकाला जाता है, टेंडर निकाला जाता है ना, आजकल तो ऑनलाइन भी निकलता है, ऑनलाइन निकाला जाता है टेंडर। तो बेसिकली टेंडर का मतलब एक टाइप का रिटर्न एप्लीकेशन है, रिटर्न नोट्स हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्या काम प्रोवाइड किया है, मतलब कोई काम प्रोवाइड किया जाएगा, एग्जीक्यूट करने का तरीका बताया जाएगा, टाइम पीरियड दिया जाएगा, और उस काम में किस टाइप का मटेरियल यूज होना है, किस टाइप की स्पेसिफिकेशन रहेगी, वो पूरी डिटेल में आपको एक्सप्लेन की जाएगी। मतलब एक टाइप का क्या है, रिटर्न एप्लीकेशन फॉर्म टाइप है, रिटर्न एप्लीकेशन है। जो मैं क्या करूंगा, सपोज मैं डिपार्टमेंट का बंदा हूं, मैंने क्या किया, ऑनलाइन एक टेंडर निकाल दिया। अब वो टेंडर है, उसमें सपोज मुझे घर बनाना है, तो मैंने क्या किया, उस घर में कौन सा सीमेंट लगेगा, कौन सी ईंट लगेगी, कितने रुपए की ईंट चल रही है, कितने रुपए का सीमेंट चल रहा है, या कैसे बनेगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, कितने टाइम पीरियड में आपको इसको खत्म करना है, वो सब भी मैं उसमें क्या करूंगा, उस टेंडर में क्या कर दूंगा, डाल दूंगा। ठीक है? तो पहले मैं इसकी हम टेंडर की डेफिनेशन लिखते हैं, तो लिखेंगे इट इज एन written application. It is an written application to execute some specified work, मैंने बताया आपको कोई काम करना विद इन ए फिक्स्ड, किसी फिक्स्ड टाइम में, क्या करना, विद इन ए फिक्स्ड टाइम, अंडर प्री डिफाइंड टर्म्स एंड कंडीशंस। देखो, जो मैंने आपको बात बताई, मैंने डेफिनेशन में आपको लिखा दी। तो वो कह रहा है कि रिटन एप्लीकेशन है टू एग्जीक्यूट सम स्पेसिफाइड वर्क विद इन ए फिक्स टाइम, मतलब टाइम हमें पता होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, अंडर प्री डिफाइंड टर्म्स एंड कंडीशन। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी कि इतने पैसे का होगा, जो मतलब सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होगी वो हमारे कहा किस में होती है, टेंडर में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है? किस में प्रोवाइड की? टेंडर में प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन अपने पास आएगी, पहले लिख दी मैंने टेंडर, नेक्स्ट मेरे पास आएगी कॉन्ट्रैक्टर। अब ये कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है ये तो सबको पता होगा।
क्योंकि मैक्सिमम सिविल इंजीनियर्स क्या बन जाते हैं, जो आजकल आपने देखा होगा, जो हमारी जो पुरानी जनरेशन है वहाँ पे कैसा होता है कि हमारे जो बड़े सारे होते हैं जिन्होंने डिग्री नहीं भी की होती है इंजीनियरिंग की, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्टरशिप कर रहे होते हैं, मतलब वो टेंडर फिल कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है, प्रैक्टिकली नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी आपने देखा होगा कि सिविल में जब आपकी जॉब नहीं लगेगी, अगर आप नहीं कर पाओगे जॉब, तो आप क्या करोगे, बोलोगे पापा हमें कार्ड बना के दे दो, हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टरशिप करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या बन जाओगे, कॉन्ट्रैक्टर कहलाओगे। अब कॉन्ट्रैक्टर होता क्या है, कॉन्ट्रैक्टर होता है कि वो पर्सन जिसकी कोई गिवन फर्म हो, फर्म मतलब कोई, जैसे कोई डिपार्टमेंट, कोई नेम बना दिया मैंने अपनी फर्म का, जैसे बना दिया शुभम शर्मा, MS शुभम शर्मा, ठीक है, शुभम कंस्ट्रक्शन, इस टाइप की कोई फर्म हो। सपोज कहने का मतलब यह है कि वो पर्सन जिसकी कोई एक फर्म हो, जो क्या करता हो, एक एग्जीक्यूट करता हो काम को, क्या करता हो, एग्जीक्यूट करता हो काम को, किसी फर्म, मतलब किसी फर्म, रजिस्टर फर्म के नेम से कोई काम को करना, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर। तो इसको लिख देते हैं, इट रिप्रेजेंट ए पर्सन, इट रिप्रेजेंट ए पर्सन, मैंने बताया आपको, फ्रॉम ए गिवन फर्म, फ्रॉम ए गिवन firm which is appointed for execution of work। मैंने बताया आपको कि वो पर्सन जो किसी गिवन फर्म का होगा और उसके लिए किसके लिए अपॉइंट किया था, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, ठीक है। अब आपको कल को कोई कॉन्ट्रैक्टर पूछेगा तो आपको पता लग जाएगा क्या डेफिनेशन है, मतलब वो पर्सन जिसकी कोई गिवन फर्म हो और वो क्या करता हो, कोई एग्जीक्यूशन ऑफ कोई काम करता हो, कोई जिसको, सपोज मुझे मेरी फर्म थी, मुझे कोई काम मिला और मैं उसको कर रहा हूँ, तो मुझे क्या कहेंगे, ये कॉन्ट्रैक्टर है भाई, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टर है। तो कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन आएगी, ठीक है। थर्ड अपने पास आती है कॉन्ट्रैक्ट। क्या आती है, कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट भी एक क्या, एग्रीमेंट है, एक क्या, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एक रिटर्न एग्रीमेंट है। क्या है, रिटर्न एग्रीमेंट है, किसके बीच में, किसके बीच में, कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट के बीच में, किसके बीच में, कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, या किसी फर्म के बीच में, और या फिर डिपार्टमेंट अथॉरिटी के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या है, एक रिटर्न एग्रीमेंट है। अब वो एग्रीमेंट क्या है, रिटर्न एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो एग्रीमेंट है जिस एग्रीमेंट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, काम करते हैं। मतलब उस एग्रीमेंट में लिखा होगा कि ये कॉन्ट्रैक्टर, सपोज जैसे मैंने बताया आपको, मेरी फर्म है MS शुभम शर्मा, ठीक है, शुभम कंस्ट्रक्शन, मुझे काम मिल गया। अब मुझे जब काम मिलेगा तो वो क्या होगा, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा, क्या करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा, और कॉन्ट्रैक्ट साइन में मैं क्या करूंगा, मुझे जो डिपार्टमेंट बोलेगा कि तुम इस तरह से काम करोगे, ये वाला, मतलब जो भी स्पेसिफिकेशंस डिपार्टमेंट देगा वो एक रिटर्न फॉर्म में होगा मेरे पास, रिटर्न में। बाद में ये नहीं कह सकता नहीं, मैं मतलब नहीं करूंगा। एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन हो गया, उसको मैं पीछे नहीं हट सकता हूं। अगर मैं पीछे हटा, क्या होगा, वो आगे पढ़ाऊंगा, लॉसेस होंगे मेरे को, मेरी जो अमाउंट होगी स्टार्टिंग में ली जाती है, अर्नेस्ट मनी, सिक्योरिटी मनी, वो डिपॉजिट हो जाएगी उनके पास। तो बड़ी सारी चीजें वो आगे पढ़ेंगे, बट अभी इतना जानो कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एग्रीमेंट, किसके बीच में, जो काम करवा रहा है, जो काम करवा रहा है और जो काम करेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर मतलब कॉन्ट्रैक्टर के बीच में और किसके बीच में, डिपार्टमेंट के बीच में, एक रिटर्न फॉर्म के एग्रीमेंट। और उस एग्रीमेंट में क्या होगा, उस एग्रीमेंट के बेसिस पे ही हम अपना काम आगे फॉलो अप करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, तो इसको लिख देते हैं, इसकी डेफिनेशन आएगी अपने पास, लगेगी, इट इज ए रिटर्न एग्रीमेंट। ये भी एक टाइप क्या है, ये एप्लीकेशन थी तो ये एग्रीमेंट है, रिटर्न एग्रीमेंट, या फिर लिख देते हैं एक अंडरटेकिंग बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर, मैंने बताया आपको किस किस के बीच में, बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर और साथ में किसके, एंड ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी। ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी मतलब कि जिसने काम देना हो हमें, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना हो, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो रिटर्न एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट या इस अंडरटेकिंग, इसमें होता क्या है, लिख देते हैं दिस एग्रीमेंट, या लिख देते हैं दिस अंडरटेकिंग रिप्रेजेंट्स द वर्क has to be done with specification, has to be done with
स्पेसिफिकेशन एंड विद इन ए टाइम पीरियड, एंड विद इन ए टाइम पीरियड। मतलब कि ये जो अंडरटेकिंग साइन की जाएगी इसमें क्या है, इसमें इस तरह का लिखा जाता है कि जो हमारा काम है, जो हमें एग्जीक्यूट करना है कॉन्ट्रैक्टर को, वो एक प्रेफर्ड जो भी क्या होगी हमारे पास प्री डिफाइंड स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग करना है, और साथ ही साथ क्या करना है, गिवन टाइम पीरियड में करना है। तो ये सब किस में आएगा, कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट की क्या कराऊंगा, टाइप्स कराऊंगा कुछ। ठीक है, कौन कौन से टाइप की कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। तो आगे पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैं लिख देता हूं ऊपर टॉपिक, क्या आएगा, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो सबसे पहले अपने पास आता है लम सम कॉन्ट्रैक्ट। इसके बारे में तो सुना ही होगा सबने, लम सम कॉन्ट्रैक्ट। देखो लम सम नाम से समझना, लम सम कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि एक इसको एक नाम हो रहा है फिक्स डिपॉजिट। क्या कहते हैं इसको, फिक्स डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, या फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो मतलब क्या है लम सम कॉन्ट्रैक्ट। लम सम कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखो सपोज कि मैंने काम करवाना था, ठीक है, मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्टर है, साथ सपोज आप क्या हो, आप कॉन्ट्रैक्टर हो और मैं क्या हूँ, डिपार्टमेंट का बंदा हूँ। ठीक है, मुझे काम करवाना, मैं आपके पास आया और मैंने बोला कि राहुल, सपोज आपका नाम राहुल है, मैं कहता हूँ राहुल कंस्ट्रक्शन कंपनी है आपकी। ठीक है, मैं एक ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ और आप क्या हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, राहुल कंस्ट्रक्शन। मैं गया और मैंने बोला कि आप एक काम करो, मेरे से इतने पैसे ले लो, 1 लाख रुपए ले लो, फिक्स डिपॉजिट मतलब एक लाख रुपए ले लो, और आपने मेरा ये काम करना है। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद अगर आप एक पैसा भी ऊपर बोलोगे मैं नहीं दूंगा, इतने में ही करना है, अगर आपको अच्छा लगता है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। मतलब इस तरह की लैंग्वेज मैंने आपको समझाया कि लमसम मतलब कि एक फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक बार जब कॉन्ट्रैक्टर और ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी के बीच में एक बार डील हो गई, उतने में ही कॉन्ट्रैक्टर को करना पड़ेगा, चाहे बाद में उसका फिर लॉस भी हो जाएगा, उसको उतने में ही करना पड़ेगा। तो लमसम कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि फिक्स प्राइस है, मैंने एक बार डील कर दी, डन, कि हाँ भाई 1 लाख रुपए में राहुल कंस्ट्रक्शन मेरा काम करेगी। राहुल कंस्ट्रक्शन ने बोला कि हाँ ठीक है, वो भी मान गए, उसने पूरा कैलकुलेट वगैरह करके अपना मटेरियल देके हाँ मुझे 1 लाख रुपए में मैं कर दूंगा। हमने उसको टेंडर दे दिया, अब हम उससे 10% सिक्योरिटी मनी भी लेंगे। कितना लेंगे, 10% राहुल कंस्ट्रक्शन से क्या लेंगे, सिक्योरिटी मनी भी लेंगे, और उसको टाइम पीरियड भी देंगे कि भाई तूने इतने टाइम में हमें करना है। तो ये है लमसम कॉन्ट्रैक्ट। मैं क्या था, ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी था, राहुल कंस्ट्रक्शन क्या था, कॉन्ट्रैक्टर था। तो हमारे बीच में क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ। किस टाइप का एग्रीमेंट हुआ, एक अंडरटेकिंग हुई, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, लमसम कॉन्ट्रैक्ट। अब कल को बोलो कि सर अगर बारिशें पड़ गई या किसी इशू के कारण काम डिले हो गया, उसमें मैं पैसे नहीं दूंगा, उसमें जो लॉस है तो किसके ऊपर होगा, कॉन्ट्रैक्टर को। तो मतलब इसकी डिसएडवांटेज किसके लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए। तो लिमिटेशन में क्या आएगा, हाई रिस्क किसके लिए है, कॉन्ट्रैक्टर के लिए। ऑनर के लिए है, मेरे लिए है, बिल्कुल भी नहीं है। तो होप आपको ये समझ आया हो। इसको लैंग्वेज में लिखते हैं, डेफिनेशन में बना के। तो लमसम में लिखेंगे फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे लमसम में, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। क्या आएगा, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसमें, contractor has to be, या contractor agrees to perform a stipulated piece of work in exchange of fixed sum of money, तो पहला क्या आ गया, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एग्री कर लेता है, परफॉर्म स्टिपुलेटेड का मतलब होता है कि जैसे जो हम उसको बोलेंगे, स्टिपुलेटेड का मतलब क्या है,
जो एग्रीमेंट है, हम दोनों के बीच में जब एग्रीमेंट होगा ना, एक हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा, जो हमारे एग्रीमेंट में जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग काम करने को कहते हैं स्टिपुलेटेड। ठीक है, तो मतलब कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू परफॉर्म ए स्टिपुलेटेड पीस ऑफ वर्क इन एक्सचेंज ऑफ फिक्स मनी, किसी फिक्स मनी के अकॉर्डिंग मैं वो करूंगा, वो काम कराऊंगा जो मेरे एग्रीमेंट में लिखा होगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये आ गया। ठीक है, पहला आ गया इसको कहते हैं फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा आ गया कि स्टिपुलेटेड काम करेगा फिक्स सम ऑफ मनी में, तीसरा आ गया हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी मनी भी लेंगे। क्यों लेंगे सिक्योरिटी मनी, कल को क्या करेगा, भाग ना जाए कहीं। ठीक है, कितना लेंगे, 10% लेंगे। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट में एक लिख देता हूं, क्यों फोर्थ पॉइंट में क्या आएगा, हायर रिस्क ऑफ, किसका है, हायर रिस्क किसके लिए है, हायर रिस्क मैंने अभी बताया आपको, किसके लिए हायर रिस्क, कॉन्ट्रैक्टर के लिए, अपने लिए है नहीं है, तो हायर रिस्क फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स, हायर रिस्क टू कॉन्ट्रैक्टर्स, हायर रिस्क टू कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास लमसम कॉन्ट्रैक्ट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर से बताता हूं, एक फिक्स टाइम पे फिक्स्ड पैसे के साथ हमारा काम को क्या कहते हैं, डील को क्या कहते हैं, डन किया जाता है। ठीक है, इतना सा आ जाएगा। ठीक है, सेकंड अपने पास आता है लमसम कॉन्ट्रैक्ट एंड शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट, दोनों क्या कहते हैं इसको, लमसम एंड शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट। अब बोलोगे सर लमसम भी है और शेड्यूल भी है, तो मतलब पहली चीज, अगर लमसम बोला है तो मतलब क्या होगा, अमाउंट ऑफ मनी क्या होगी, फिक्स्ड होगी, सम ऑफ मनी क्या होगी, फिक्स्ड होगी, टाइम भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक है, सब कुछ यही होगा। बट शेड्यूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, शेड्यूल का मतलब क्या, अब शेड्यूल इसमें ऐड किया तो मतलब कुछ तो होगा ना। अब इसमें ये है डिफरेंस, ये है लमसम से कि इसमें जो हमारा जो मटेरियल है, जो हम मटेरियल लेंगे वो हम शेड्यूल के अकॉर्डिंग लेंगे। शेड्यूल मतलब जो एग्रीमेंट मैं बनाऊंगा, जो टेंडर में निकालूंगा, उसमें स्पेसिफाइड मैं करूंगा कि ये चीजें आपको लगानी ही लगानी है, ये मटेरियल लगाना है। और इस कैसे, अगर आप बोलो सीमेंट की बात करूं तो मैं बोलूंगा मुझे एसीसी का सीमेंट लगाना, तो वो एसीसी का ही लगना चाहिए। अगर बोलूंगा स्टील तो मैं बोलूंगा टीएमटी या किसी भी कंपनी का स्टील बोलूंगा तो उसी का लगना चाहिए। तो इस तरह से मैं क्या करूंगा, स्पेसिफाइड कर दूंगा, एक शेड्यूल बना दूंगा, उसको दे दूंगा, तो वो क्या करूंगा, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये आएगा। दूसरा पॉइंट, अब जो लमसम में था, लमसम में मैंने आपको बताया था एक बार जो डील हो गई उसके बाद कोई एडिशन नहीं होगा। इसमें यह है कि सपोज हमारा काम चलते चलते हमने कुछ एडिशन कर लिया, कोई ऐसी आइटम डलवा ली जो क्या है, एडिशनल आइटम है, जो हमारे पहले एग्रीमेंट में नहीं, तो उसकी मेजरमेंट भी की जाएगी, उसकी मेजरमेंट भी इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, बाकी सब कुछ क्या है, सेम रहेगा, अमाउंट क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, टाइम क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। बट इसमें क्या होगा, शेड्यूल डाल किया जाएगा, शेड्यूल ऑफ रेट क्या होंगे, प्रोवाइडेड किए जाएंगे एग्रीमेंट में। तो पहला पॉइंट तो यही लिख देता हूं जो डिफरेंट है इसके बीच में। पहला पॉइंट आएगा शेड्यूल ऑफ रेट, शेड्यूल ऑफ रेट ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द एग्रीमेंट। तो पहला पॉइंट तो आपको समझ आ गया जो डिफरेंस है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा भी डिफरेंस है, क्या है, मेजरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा आइटम्स ऑल्सो कंसिडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा आइटम्स ऑल्सो कंसिडर्ड। थर्ड पॉइंट तो सेम ही आएगा। थर्ड पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट, फिर लिख देता हूं मैं, कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन, कॉन्ट्रैक्ट आएगा हाउएवर ए फिक्स्ड सम विदिन फिक्स्ड टाइम along with detailed specification, conditions and schedule rates। तो लास्ट लाइन में क्या है, लास्ट लाइन में यही बोल रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट है हाउ एवर ए फिक्स सम, क्या होगा, फिक्स सम होगा, टाइम भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक है, डिटेल स्पेसिफिकेशन होगी कंडीशन और शेड्यूल रेट्स के साथ। तो लमसम और शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट और लमसम कॉन्ट्रैक्ट में आ गया ये डिफरेंस। दो टाइप्स हम कॉन्ट्रैक्ट की पढ़ चुके हैं, चलते हैं अपने पास थर्ड टाइप के लिए। थर्ड टाइप है अपने पास शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट। क्या है, शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट या फिर
आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड कौन सी है? शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट या फिर आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। तो शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट या फिर आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। देखो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हमारा जो काम है, जो एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क है, जो भी स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल यूज कर रहे हैं वो कैसे लगाएंगे, कैसे उसमें प्राइस पेड किया जाएगा आइटम के अकॉर्डिंग। सपोज मैंने आइटम्स में डाला है, बेड डाल दिया है, फर्नीचर ऐड कर लिया है या कुछ भी ऐड कर लिया, तो उसका जो प्राइस है वो पर आइटम के हिसाब से। अगर मैंने बोला कि 2 चेयर्स लगेंगे मेरे, जैसे फर्नीचर का भी टेंडर निकलता ना, जब टेंडर निकला सपोज, तो मैंने बोला कि मेरे 2 चेयर्स लगेंगी, तो 1 चेयर का जो प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्या होगा, 2 चेयर्स लगाई जाएंगी। सपोज अगर बिल्डिंग की बात कर ले, बिल्डिंग में कैसे होगा आइटम रेट? बिल्डिंग में इस तरह होगा, मैं बोलूँगा कि इतने रुपए वाला सीमेंट ही लगेगा, ठीक है। जो सीमेंट लगेगा उसका प्राइस मुझे पता होगा कि आइटम रेट, मतलब जो आइटम का रेट चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग पेमेंट होगी। कोई फिक्स्ड अमाउंट रखेंगे ही नहीं हम, क्या करेंगे, कोई भी फिक्स्ड अमाउंट नहीं रखा, जो आइटम का रेट चल रहा होगा वही। सपोज लेबर की अगर हम दिहाड़ी वो सोचा, लेबर की जो वेजेस, लेबर के वेजेस की बात करें तो बोले अगर 500 रुपीज़ पर डे लेबर लेगी तो 500 रुपीज़ दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर बोले कि सीमेंट का बैग लगेगा 400 रुपीज़, तो उस तरह से मतलब जो आइटम हम अपने काम में लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही उसको पैसा दिया जाएगा। तो इसको मैं पहला पॉइंट तो ये आ जाएगा, पहला पॉइंट आ जाएगा undertakes the execution of work, undertake the execution of work on the basis of the execution of work on the basis of item rate only, ठीक है। तो कह रहा है द अंडरटेक द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ आइटम रेट ओनली। जो काम भी होगा, जो भी इसमें काम होगा वो कैसे काम होगा, वो होगा आइटम रेट ओनली, आइटम रेट के अकॉर्डिंग ही होगा। किसके रेट होगा? आइटम रेट के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। अब आइटम रेट के अकॉर्डिंग अगर काम होगा तो मतलब जो अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर को पेड किया जाएगा वो भी कैसे पेड किया जाएगा? आइटम के अकॉर्डिंग। कैसे? नंबर ऑफ आइटम्स के अकॉर्डिंग। तो मैं लिख देता हूं सेकंड पॉइंट, द अमाउंट paid to the contractor, the amount paid to the contractor depends upon number of item work, depends upon number of item work। मतलब ये क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि जो अमाउंट पेड किया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर को, वो कैसे पेड किया जाएगा? वैसे ही किया जाएगा जैसे अपने पास आइटम वर्क के नंबर होगा। मैंने आपको बताया कि अगर मुझे 10 चेयर्स का टेंडर निकाला, मैंने यहाँ 100 चेयर्स का टेंडर निकाला, जो जितनी एक प्राइस चेयर का होगा उसको क्या करेंगे, नंबर जितनी लगाएंगे 100 उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही अमाउंट पेड किया जाएगा। अब हम उससे एक्स्ट्रा पे नहीं करेंगे, तो आइटम के अकॉर्डिंग ही अमाउंट पे किया जाएगा। तो आइटम रेट का मतलब ये कैसे पे किया जाएगा? आइटम के अकॉर्डिंग ही। इसका एक और नाम है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूं। वो पूछ लेता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो नोन एज यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। क्या? थर्ड पॉइंट लिख देता हूं मैं, यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या फायदा है शेड्यूल ऑफ रेट्स में और उसमें लमसम में से? इसमें क्या फायदा, दोनों में सबसे अच्छा मतलब किस तरह का, इसमें कैसे बताया सबसे अच्छा फायदा किसमें है इसमें? तो इसमें यह फायदा है कि मेरी मर्जी, मेरा मन करेगा कि बीच में काम चलते चलते मैं बोलूँगा ये नहीं वो लगाना है, मतलब मुझे एसीसी का सीमेंट नहीं लगाना है, मुझे अंबुजा का लगाना है, तो अंबुजा का लगा देंगे। अगर मुझे मुझे ये वाली स्टील प्रोवाइड नहीं करनी, मुझे दूसरी करनी है, तो दूसरी प्रोवाइड कर लेंगे। तो मतलब चेंजेस की जा सकती हैं। तो फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे हम, चेंजेस कैन बी डन बाय ऑनर, मतलब जो भी काम चला रहा होगा वो क्या कर सकता है, इसमें चेंज कर सकता है। तो अगर चेंज करता है तो इसमें रिस्क क्या होगा? लोअर रिस्क टू कॉन्ट्रैक्टर,
कॉन्ट्रैक्टर को रिस्क क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा कम होगा, लोअर होगा, ना के बराबर होगा। कॉन्ट्रैक्टर का रिस्क क्या होगा, ना के बराबर होगा। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया शेड्यूल्ड कॉन्ट्रैक्ट या फिर आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है अपने पास लेबर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फोर्थ अपने पास आता है लेबर कॉन्ट्रैक्ट। क्या आता है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल अलग है। इसमें क्या होगा, जो भी मटेरियल है और जो सप्लाई है मटेरियल की साइड पे किसके द्वारा पहुंचाया जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी के द्वारा। सपोज मैंने काम, अगर मैं ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी हूं और मैंने बताया आपको राहुल कंस्ट्रक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्टर है, तो मैंने क्या करना है, जो मटेरियल प्रोवाइड करना है वो मैं प्रोवाइड करूंगा। सारा का सारा कहां पे, साइड पे। क्या करूंगा, मटेरियल सारा जितना होगा वो मैं प्रोवाइड करूंगा। अब उसका काम क्या है, उसको उसके काम के अकॉर्डिंग पैसे मिले जाएंगे, जो काम वो करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको पैसे मिल जाएंगे। इसको कहते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्ट। और जो मशीनरी होगी, जो इक्विपमेंट्स होंगे वो भी किसके होंगे, उसी के होंगे। मेरा काम है, जो ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी है वो क्या करता है, सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड करेगा। ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी क्या करेगा, सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड करेगा, बाकी सब किसका काम है, कॉन्ट्रैक्टर का काम है। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये होता है लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब एक चीज आपको बता दूं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसे मैक्सिमम कहां होते हैं, प्राइवेट कंपनीज में। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कहां मिले जाते हैं, प्राइवेट कंपनी में। तो इसका पॉइंट्स में लिख देता हूं। पहला पॉइंट आएगा मटेरियल अरेंज्ड एंड सप्लाइड बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आया था कॉन्ट्रैक्टर पेड। क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्टर पेड फॉर क्वांटिटीज ऑफ वर्क डन, on measurement at stipulated rate के मैंने आपको बताया, जो एग्रीमेंट में रेट होगा। अब इसमें क्या होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा उसके साथ मेरा एग्रीमेंट होगा, भाई इतना रेट 140 स्क्वायर फीट या फिर जिसमें भी जो भी रेट होगा उसके अकॉर्डिंग स्टिपुलेटेड हो गया, जो एग्रीमेंट में हमारा रेट होगा उसके अकॉर्डिंग ही उसको क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगी मेजरमेंट के बाद। ठीक है, मटेरियल उसका नहीं है, मटेरियल मैंने प्रोवाइड किया, उसका काम है क्या करना, काम करना। बट थर्ड पॉइंट, यूज्ड ऑन टूल्स एंड मशीनरी, ये याद रखना, लेबर कॉन्ट्रैक्ट में टूल्स एंड मशीनरी किसकी होंगी, कॉन्ट्रैक्टर की होंगी। अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फोर्थ पॉइंट में ये लिख देते हैं, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पॉसिबल इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो डिपार्टमेंट में नहीं तो किस में होगा, सिर्फ प्राइवेट काम होता है। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो ऐसे इस तरीके से क्या करती हैं, काम करवाती हैं। ठीक है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट आपको होप समझ आ गया होगा। तो फिफ्थ अपने पास आता है मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। क्या आता है, मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट में होता ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपने रेट्स ऑफर करता है, किसको, कंपनी को अपने रेट्स ऑफर करेगा कि मैं आपको इतना मटेरियल साइड पे इस रेट में पहुंचा दूंगा, इस रेट में इतना मटेरियल आपको साइड पे पहुंचा दूंगा, उसी में उसकी ट्रांसपोर्टेशन आएगी, उसी में सारे टैक्स वो ऐड करके हुए अपना रेट बताएगा। और जो अगर ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी को अच्छा लगा तो उसके रेट्स क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे और उसको काम क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो क्या आएगा, contractors have to offer their rate of supply of required quantity of material including, मैंने बताया आपको इसी में क्या होगा, all taxes, कैरेज, मतलब अब मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है,
मटेरियल को उतारना छोड़ना, ठीक है, वो भी तो आएगा ना, वो भी तो आएगा होगा। गाड़ी के अंदर अब ब्रिक्स आपके घर में पहुंच रही हैं, तो कैसे पहुंचती हैं? पहले वहां से लोड की जाती है, फिर अनलोड की जाती हैं, तो वो भी आता है। कैरेज, टैक्सीज, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, चार्जेस ऑफ मटेरियल टू स्पेसिफाइड साइट। ठीक है, तो मैं फिर से बताया था, मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, अपना एक प्राइस ऑफर करता है कि मैं आपको, सपोज एक ब्रिक की बात करते हैं, वो कहता है मैं 9 रुपए की, 9 रुपीज़ की एक ब्रिक दूंगा, एक ब्रिक 9 रुपीज़ की दूंगा, उसमें ही क्या आएगा, टैक्सेस भी आएंगे, आपके जहां साइड बोलोगे उसके साइड पे आपको पहुंचा दूंगा। तो मतलब एक रेट बताया उसने हमें, अगर मुझे अच्छा लगेगा, एक ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी को अच्छा लगेगा तो वो ले लेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो क्या करेंगे, नहीं लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास आता है, लास्ट कॉन्ट्रैक्ट की टाइप आती है अपने पास कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। क्या आता है, कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। सिक्स्थ आता है अपने पास कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर को पहले ही बोल दिया जाता है जितना तेरा काम होगा उसका तुझे इतना परसेंट मिल जाएगा। सपोज 20 लाख का काम है तो तुझे क्या मिलेगा, 10%। क्या होगा, कोई फिक्स कर देंगे, हम बात कर लेंगे, 15% तेरा, 10% तेरा, तो मतलब कुछ परसेंटेज फिक्स कर दी जाती है कि भाई तुझे इतनी परसेंटेज मिल जाएगी तेरे काम की। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, उसको पता है कि अगर लॉस होगा तो भी मुझे परसेंटेज मिलेगी, अगर नुकसान प्रॉफिट होगा तो भी मिलेगी। तो मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि जितने का काम होगा उसका क्या होगा, परसेंटेज कुछ किसको दी जाती है, कॉन्ट्रैक्टर को दे दी जाती है। तो लिख देते हैं कॉन्ट्रैक्टर इज गिवन, कॉन्ट्रैक्टर इज गिवन सर्टेन परसेंटेज, ठीक है, ओवर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। जितना काम होगा उसके अकॉर्डिंग उसको क्या मिलेगा, उसका कट मिल जाएगा एज ए प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें क्या है, कॉस्ट प्लस परसेंटेज, जितने का काम होगा उसके अकॉर्डिंग उसको सर्टेन परसेंटेज डील करके उसको उतनी परसेंटेज मिल जाएगी। अब इसमें भी टाइप्स हैं। टाइप पहली है कॉस्ट प्लस फिक्स कॉन्ट्रैक्ट। ए लेता हूं, कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बी आती है कॉस्ट प्लस फ्लक्चुएटिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग फी लिख लो, फ्लक्चुएटिंग फी कॉन्ट्रैक्ट। अब इनके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि जो कॉस्ट प्लस फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है उसमें है कि अगर लॉस होगा तो भी इतना परसेंटेज, उसकी एक परसेंटेज फिक्स कर दी जाएगी। जैसे अगर 10% की बात की तो भाई अगर जितना मर्जी प्रॉफिट हो, इस काम से जितना मर्जी प्रॉफिट हो, तुझे 10% ही मिलेगा। दूसरा फ्लक्चुएटिंग, अगर लॉस होगा तो दोनों सहेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो भी दोनों सहेंगे। तो फ्लक्चुएट क्या होगा, परसेंटेज ऊपर भी जा सकती है, परसेंटेज डाउन भी जा सकती है। तो इस तरह से आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स की टाइप है सारी की सारी मैंने करवा चुका हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है अर्नेस्ट मनी। टॉपिक का नाम क्या है, अर्नेस्ट मनी। थर्ड डेफिनेशन पे चल रहे थे कॉन्ट्रैक्ट, तो फोर्थ अपने पास आता है, फोर्थ आता है अपने पास अर्नेस्ट मनी, ठीक है। और फिफ्थ भी मैं लिख देता हूँ, फिफ्थ आता है अपने पास, दोनों का सिमिलरिटी दे देता हूँ, सिक्योरिटी मनी। इन दोनों को क्या करूँगा मैं, एक साथ समझा दूंगा आपको, ठीक है। अर्नेस्ट मनी और सिक्योरिटी मनी का क्या मतलब, और इसमें से ऑब्जेक्टिव मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट, दोनों में से ऑब्जेक्टिव आते हैं, दोनों में से ऑब्जेक्टिव आते हैं हर बार किसी ना किसी एग्जाम में, डीएमआरसी में लगा लो, एईजेई के एग्जाम में लगा लो, एसएससी जेई में लगा लो, या स्टेट जेई में, कहीं किसी भी एग्जाम में लगा लो, आएगा ही आएगा। अगर इस टॉपिक में से आना होगा तो यहाँ से मैक्सिमम आता ही आता है। अर्नेस्ट मनी, अर्नेस्ट मनी है, अब सपोज टेंडर निकल गया, टेंडर निकाल दिया गवर्नमेंट ने, मैं हूँ कॉन्ट्रैक्टर, चला गया मैं टेंडर डालने। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है, गवर्नमेंट ने कहा है जितने प्राइस का टेंडर होगा, जितने अमाउंट का टेंडर होगा उसका 2%, याद रखना कितना, 2% आपको क्या करना है, डिपॉजिट करना है जब आप टेंडर को फिल करोगे। क्या करोगे, टेंडर को फिल करोगे। सपोज मैं टेंडर डालने जाऊंगा तो मुझे करना पड़ेगा जितने पैसे का टेंडर होगा,
1 लाख रुपए का टेंडर था या 10 लाख का हो जाए 1 करोड़ का, उसका 2% मुझे क्या करना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट डीडी बना के डिपॉजिट कराना पड़ेगा टेंडर के साथ, फॉर्म डालने के साथ। जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो ना अपने जॉब के लिए, भरते हो उससे क्या फॉर्म भरते टाइम क्या करते हो, पैसे देते हो ना, वैसे क्या करना, टेंडर डालते रहे मैंने भी 2% क्या करना, जितने का होगा उसको दे देना है। ठीक है, ये हो गया मेरा अर्नेस्ट मनी। सिक्योरिटी मनी क्या है, सिक्योरिटी मनी सपोज बाय लक मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरा टेंडर निकल गया, मेरा टेंडर निकल गया। अब गवर्नमेंट कह रही है टेंडर लेते टाइम जब मैं टेंडर को क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ भाई, अब ऐसा होता है ना कहीं का टेंडर निकल भी जाता है फिर भी वो काम नहीं करते, कहते हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे हो भी नहीं पाएगा, वो बोलते तुमसे हो भी नहीं पाएगा, कहते कोई हमसे नहीं हो पाएगा। तो सिक्योरिटी मनी तब लेंगे जब टेंडर निकल जाएगा और अब क्या बोलेगा, अब कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा हाँ मैं करूंगा, हाँ मैं करूंगा, मुझे दे दो। जैसे वो देंगे तो बोलेंगे लाओ भैया 10%, 10% तब ले लेगा। 2% उसने अर्नेस्ट मनी में ले लिया और सिक्योरिटी मनी में 10% ले लिया। अब जो 10% ले लिया है सिक्योरिटी मनी में, उसमें 2% अर्नेस्ट मनी का इंक्लूडेड होता है। याद रखना, जो सिक्योरिटी मनी में 10% लिया उसमें 2% क्या होता है, इंक्लूड होता है अर्नेस्ट मनी का। अब लेकिन क्वेश्चन आएगा अगर आपको सिक्योरिटी मनी में, तो 10% ही आंसर करना है। क्या करना है, 10% ही आंसर करना है। तो मतलब टेंडर फिल करते टाइम 2% पे करना क्या होता है, अर्नेस्ट मनी। टेंडर एक्सेप्ट करते टाइम मानना कि हाँ मैं लूंगा, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा टेंडर का, एक्सेप्टेंस के टाइम कितना, 10%, उसको कहते हैं सिक्योरिटी मनी। ठीक है, अब ये सिक्योरिटी मनी इसलिए ली जाती है ताकि आप भाग ना जाओ, आधे काम के बीच में छोड़ के ना भाग जाओ, जिस तरह से उसमें टेंडर में लिखा हुआ उसी तरह से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसलिए आपसे 10% अमाउंट फिक्स्ड लिया जाता है। अब सपोज टेंडर कितने परसेंट बढ़ते हैं, बड़े सारे परसेंट बढ़ते हैं। अब सर बोलोगे 1 करोड़ का टेंडर है, 2% देंगे, जिसका टेंडर नहीं निकला उसका क्या, उसको पैसे वापस उसको मिल जाएंगे, उसको उसका डीडी रिटर्न में, जिसका टेंडर निकलेगा उसके पैसे उसको खर्च होंगे, जिसका नहीं निकलेगा उसके पैसे क्या होंगे, रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन होप आपको सारा समझ आ गया हो, दोनों पार्ट। तो इनकी डेफिनेशन में लिख देता हूं। तो पहला इधर ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ टेंडर, ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ टेंडर ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ टेंडर, ठीक है, contractor has to be deposit, contractor has to be deposit some amount of money, has to be deposit some amount of money in the form of, क्या कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कौन सी मनी, अर्नेस्ट मनी, इन द फॉर्म ऑफ गारंटी ऑफ टेंडर, इन द फॉर्म ऑफ गारंटी ऑफ टेंडर नोन एज अर्नेस्ट मनी, नोन एज अर्नेस्ट मनी। अब कितनी, इट इज 2%, लिख दो इसको, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज 2% ऑफ टोटल सैंक्शन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, टोटल सैंक्शन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या होगा ये, 2% होगी किसकी, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, तो सिक्योरिटी मनी क्या, आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर, सिक्योरिटी मनी क्या, आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर इज सम अमाउंट ऑफ मनी is to be deposit during signing of contract, during कब, signing of contract। अब ये कितना होता है, it is 10% of total tendered cost। ठीक है, इट इज 10% ऑफ टोटल टेंडर्ड कॉस्ट, इसको याद रखना, बाकी चलो भूल जाओ, मुझे बाकी का कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे आपको क्या कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव की तैयारी करा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा हूँ, साइंटिस्ट नहीं बना रहा। मेरे को चाहिए कि आपको याद रखे अर्नेस्ट मनी 2%, सिक्योरिटी मनी 10%, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्नेस्ट मनी कितना 2%, सिक्योरिटी मनी कितना 10%। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास, टाइप ऑफ अथॉरिटीज। क्या आता है,
टाइप ऑफ अथॉरिटीज। ठीक है, और ये टॉपिक है सबका फेवरेट टॉपिक होगा, क्योंकि एक ना एक दिन जब आपकी जॉब लेगी तो आप सब इस पोस्ट पे पहुंचोगे। कुछ ना पहुंच पाएँ, कुछ पहुंच जाएंगे, तो सारी पोस्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो हमारा जो इंजीनियरिंग है डिपार्टमेंट है, कहते हैं PWD। दो टाइप के PWD होते हैं, एक होता है अपने पास सेंटर का PWD, उसको कहते हैं CPWD। ठीक है, जहाँ पे आप सब जाना चाहते हैं। ठीक है, एक आता है अपने पास स्टेट PWD। अब इसके अंदर भी बहुत सारे होते हैं, PHE होता है, इरिगेशन इंजीनियरिंग होता है, अपने पास बिल्डिंग एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ अथॉरिटीज़। टाइप ऑफ अथॉरिटीज़ का मतलब है कि हम पावर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे ऊपर जो पावर होती है उसको कहते हैं चीफ इंजीनियर। क्या कहते हैं? चीफ इंजीनियर। अब ये चीफ इंजीनियर का क्या काम होता है और ये क्या करता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। जो चीफ इंजीनियर, इसको कहते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोफेशनल हेड। क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोफेशनल हेड। ये कि यही क्या करता है, ये एक एनुअल बजट तैयार करता है। ये क्या होता है, सारे डिवीजन, सारे सर्कल्स का PWD का क्या होता है, हेड होता है। क्या होता है, सारे डिवीजन, सारे सर्कल्स का क्या होता है, हेड होता है। और ये डायरेक्टली किसके साथ डील करता है, ये सीधे IAS ऑफिसर्स के साथ डील करता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ डील करता है, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के साथ डील करता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं, थोड़ा सा पॉइंट, थोड़े पॉइंट सबके बारे में लिख देंगे हम। ठीक है, तो चीफ इंजीनियर के बारे में लिखेंगे, लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोफेशनल हेड। क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोफेशनल हेड ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ PWD। PWD की जितनी ब्रांचेस होती हैं उन सबका क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव और क्या होता है, प्रोफेशनल हेड होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता, क्या ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मैंने बताया आपको क्या करता है, ये बजट तैयार करता है, बजट एस्टीमेट एनुअली। बजट एस्टीमेट एनुअली किसका बजट तैयार करता है? ये मत सोचना कि ये क्या करता है, फाइनेंस मिनिस्टर है कोई ना। बजट किसका तैयार करेगा, जो PWD में जितने काम होंगे उसका बजट क्या करता है, ये क्या करता है, एनुअली उसका बजट क्या करता है, प्रिपेयर करता है। और एक पॉइंट और भी लिख सकते हो, ही डायरेक्टली डील विद द IAS ऑफिसर्स, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के साथ ये कहता है, डील करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। अब जो SC होता है अपने पास, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होता है, ये भी बहुत पावरफुल होता है। क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। ये क्या करता है, चीफ इंजीनियर के दिए गए हुए पावर्स को क्या करता है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर क्या करता है, फॉलो करता है, एग्जीक्यूट करता है, इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, रूल करता है। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, एक प्रोफेशनल हेड कह सकते हैं। क्या कहते हैं, प्रोफेशनल हेड किसका, सर्कल्स का। अब जो चीफ इंजीनियर होता है उसके अंडर क्या होता है, सारे आते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, 4 से 5 क्या होते हैं, SC होते हैं। क्या होते हैं, 4 से 5 क्या होते हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होते हैं। किसके अंदर, चीफ इंजीनियर के अंडर। ठीक है, और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के अंदर SC के अंदर क्या होता है, SC के अंदर सर्कल्स होंगे। आगे क्या होगा, सर्कल्स डिवाइड कर दिए जाएंगे। तो लिख देते हैं प्रोफेशनल हेड ऑफ all the circles। ठीक है, और एक पॉइंट और, ये करता क्या, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्ट्रक्शन, रूल्स एंड रेगुलेशन। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब इंस्ट्रक्शन किसकी, जो चीफ इंजीनियर इंस्ट्रक्शन देगा इसको, क्या, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्ट्रक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशन किसकी बात कर रहे हैं हम, काम की बात है, रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है। इसके पास बाद अपने पास आता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। क्या आता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये, और सबके लिए बहुत अच्छा है, सब इसको बड़े अच्छे से पढ़ना। यहाँ इसको कहते हैं डिविजनल ऑफिसर। अब ये क्यों पढ़ा रहे हो सर,
इसमें से भी क्वेश्चन आ चुका है ऑब्जेक्टिव में, अगर आप पिछले पुराने पेपर उठा के देखोगे तो इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, इसको हम एक और नाम देते हैं डीओ, मतलब डिवीजनल ऑफिसर। अब इसको डिवीजनल ऑफिसर बोल रहे हैं तो मतलब एक डिवीजन का ये हेड होता है। क्या होता है, जैसे उधमपुर डिवीजन आ गया अपने पास, जैसे कोई आपके एरिया का डिवीजन हो गया, तो हर एक डिवीजन का क्या होता है, ये हेड होता है। अब इसके अंदर भी, एससी के अंदर भी क्या होता है, 4 से 5 क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं। 4 से 5 क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं। अब ये क्या करते हैं, इसके आगे जो सर्कल होगा उसका ये हेड होगा। अब लेते हैं, अगर इसको डिवीजनल ऑफिसर बोला है तो मतलब किसका हेड होगा, हेड ऑफ डिवीजन। क्या होता है, ही इज हेड ऑफ डिवीजन। अब डिवीजन का हेड है और इसका काम क्या होता है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल वर्क्स, मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल वर्क्स। ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल है, मतलब काम जाके करवाता नहीं है, देखना इसका काम है। क्या करना, रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन एंड मैनेजमेंट, मतलब क्या करना, जितना भी काम हो रहा है उसको मैनेज करना। क्या करना, किसका काम है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एग्जीक्यूट कराना, करवाना, क्या करना, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठीक है। फोर्थ आता है अपने पास असिस्टेंट इंजीनियर। कौन आता है, असिस्टेंट इंजीनियर, या फिर इसको कहते हैं एसडीओ। अब यहाँ पे एसडीओ का मतलब क्या है, सब डिविजनल ऑफिसर। क्या है, सब डिविजनल ऑफिसर। अब ये जो है एग्जीक्यूटिव, ये किसका हेड है, डिविजन्स का हेड है, तो मतलब ये क्या होगा, एग्जीक्यूटिव, ये अपना असिस्टेंट इंजीनियर क्या होगा, सब डिवीजन का हेड होगा। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, ही इज द हेड ऑफ द सब डिवीजन, ठीक है। जो भी सब डिवीजन के अंदर जो सब डिवीजन आएंगे उसका हेड कौन होगा, असिस्टेंट इंजीनियर। अब सीधे इसका काम की बात करते हैं, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, he is responsible for execution of work। क्या, supervision and he is responsible for supervision and maintenance of work quality। अब आपने देखा होगा साइट पे क्या होता है, जब भी साइट पे काम लगाओ तो असिस्टेंट इंजीनियर क्या करता है, साइट पे आता है। ये तो साइट पे, इसके ऊपर असिस्टेंट इंजीनियर के ऊपर साइट पे कब आएंगे, जब सिर्फ कोई सीक्रेट विजिट होगी या फिर क्या होगी, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, तभी साइट पे आएंगे, वरना इसके ऊपर क्या होता है, साइट पे कम ही आते हैं। अब असिस्टेंट इंजीनियर भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, वो सिर्फ इसलिए आएगा, क्या करेगा, देखने आए काम की क्वालिटी अच्छी चल रही है, मेंटेनेंस क्या करना है, इसको क्या मेंटेन रखना, वर्क की क्वालिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। एक और चीज के लिए काम आता है ये असिस्टेंट इंजीनियर, क्या करता है, प्रिपरेशन ऑफ बिल्स, प्रिपरेशन ऑफ बिल्स। अब जो बिल बनाना होता है वो भी कौन बनाता है, असिस्टेंट इंजीनियर बनाता है, पर एक्चुअल में नहीं बनाता है, ठीक है। एक्चुअल में जो ये मैं जो करा रहा हूं, कई बच्चे सोच रहे हैं सर ऐसा तो करता नहीं है, ये जो है ये बुकिश लैंग्वेज है, ठीक है। प्रैक्टिकल में कोई कुछ भी कर सकता है, ठीक है। फिफ्थ अपने पास आता है, जिसके लिए आप सब तैयारी कर रहे हो, है ना, जिसके लिए एसएससी जेईई आप दे रहे हो ना सारे, जूनियर इंजीनियर। अब जूनियर इंजीनियर क्या करता है भाई, जूनियर इंजीनियर डायरेक्ट फील्ड में उतरता है, कूद जाता है, मतलब जो फील्ड के अंदर रहता है वो कौन सा होता है, वो जूनियर इंजीनियर होता है। अब फील्ड के अंदर रहता है तो फील्ड में रह के करता क्या है, सुपरवाइज करता है, किसको, लेबर को सुपरवाइज करता है, लेबर की अटेंडेंस लगाता है, लेबर की दिहाड़ी लगाता है, वेजेस लगाता है, मतलब इस तरह से क्या करता है, लेबर को मेंटेन करता है और काम की सुपरविजन करता है। क्या करता है, काम की सुपरविजन करता है और लेबर की क्या करता है, वेजेस को लगाता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी सी 2 लाइनें आपके जूनियर इंजीनियर के बारे में। ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर, he is directly responsible for work in field। he is directly responsible for work in field, मतलब ये उस काम के लिए रिस्पॉन्स करता है, कहाँ के लिए, फील्ड काम के लिए, कौन से लिए, वर्क इन फील्ड। और इसका काम क्या होता है, ही दिखाई दे रहा ना, ही इज टू सुपरवाइज, he is to supervise the work and
एंड मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ लेबर। ये सुन के दुख तो नहीं हो रहा? देखो जूनियर इंजीनियर क्या करता है, डायरेक्टली क्या करता है, फील्ड में होता है, फील्ड वर्क को देखता है, सुपरवाइज करता है और साथ ही क्या करता है, लेबर को मेंटेन करता है। ये 5 होते हैं पोस्टों में, ठीक है। सबसे हाई कौन सा होता है? चीफ इंजीनियर, उसके बाद सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर, उसके बाद जूनियर इंजीनियर। अब देखते हैं सबसे ज्यादा पैसे की पावर किसके पास होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है DMRC में कि पावर की इतने अमाउंट का काम हो तो वो कौन सैंक्शन कर सकता है, ठीक है। तो वो पावर्स देखते हैं। पावर्स ऑफ, किसकी पावर्स? मनी पावर। किसमें? सब में। सबसे अच्छी पावर किसकी है, ठीक है, वो देखते हैं। हेडिंग ऐसे डाल देता हूं मैं, पावर ऑफ मनी। पहला लिखते हैं हम चीफ इंजीनियर, ठीक है, ठीक है। मैं सारा लिख देता हूं, दूसरा अपने पास आता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, ठीक है। अब जो चीफ इंजीनियर होता है इसके पास क्या होती है? फुल पावर। कितनी होती है? फुल पावर, मतलब जितने मर्जी का काम ये अपनी इसके पास साइन कर सकता है, सैंक्शन कर सकता है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पास कितनी होती है? 50 lakhs। कितनी होती है? 50 lakhs। एग्जीक्यूटिव के पास कितनी होती है? 10 to 20 lakhs, ठीक है, 10 to 20 lakhs। असिस्टेंट इंजीनियर के पास कितनी होती है? 50K to 1 lakh। जूनियर इंजीनियर की कितनी होती है? 10,000। अब इसका भी तो लिखना था ना, वरना दुखी हो जाते हैं आप। कितना? 10,000। तो ये आपको पूछ सकता है, इसके बीच की मनी पे पूछ सकता है कि किस पे कितनी पावर होती है। तो ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है तो ही मैं करवा रहा हूँ, ऐसे मेरा मन नहीं कर रहा करवाने का, ठीक है। ये बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो नहीं करवाए जाते, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, तो इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है शेड्यूल ऑफ रेट्स। क्या होता है शेड्यूल ऑफ रेट्स? मैंने इतनी बार बोल दिया आपको शेड्यूल ऑफ रेट्स क्या होता है। देखो शेड्यूल ऑफ रेट्स क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक रिटर्न एप्लीकेशन निकालते हैं, रिटर्न एप्लीकेशन एक नोटबुक निकालते हैं, उसमें शेड्यूल निकालते हैं, पूरा बताते हैं कि लेबर का रेट इतना होगा, इस मटेरियल का रेट इतना होगा, ट्रांसपोर्टेशन का रेट इतना होगा। और ये क्या होता है, हर ईयर फाइनेंशियल ईयर में क्या किया जाता है, इसको रिवाइज किया जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ती है, कम कई बार क्या होता है फ्लक्चुएशन करती है मार्केट में, कई बार रेट ज़्यादा हो जाता है, कई बार रेट कम हो जाता है। तो ऐसे क्या होता है, इसको हर ईयरली फाइनेंशियल ईयर में क्या कहता है, रिवाइज किया जाता है। तो इसके बारे में 2 लाइनें लिखते हैं शेड्यूल ऑफ रेट्स के बारे में। तो टॉपिक है शेड्यूल ऑफ रेट्स। तो शेड्यूल ऑफ रेट के बारे में लिख देते हैं। ये इसका मतलब क्या होता है, इट इज ए रिटन बुक, सॉरी रिटन रिकॉर्ड लिख देते हैं, बुक छोड़ के। इट इज ए रिटन रिकॉर्ड विच इंक्लूड्स द रेट ऑफ लेबर, मटीरियल and transportation, material and it is a written record which includes the rate of labor, material and transportation। मैंने आपको बताया, ठीक है। अब it is, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात ये क्या होता है, it is revised। मैंने बताया आपको, मैं थोड़ा बताया क्या होता है, हर फाइनेंशियल ईयर में इसको क्या कहता है, रिवाइज किया जाता है। तो ये पॉइंट लिख देते हैं, दिस डॉक्यूमेंट इज रिवाइज्ड फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। एवरी फाइनेंशियल ईयर में इसको क्या कहता है, रिवाइज किया जाता है। शेड्यूल ऑफ रेट्स हो गया, ठीक है। उसके बाद एक आता है मेजरमेंट बुक। मेजरमेंट बुक क्या होता है? अब मेजरमेंट बुक जो होता है, मेजरमेंट बुक मतलब कि इसको पहले एक चीज जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है वो मैं बता रहा हूं, मेजरमेंट बुक की कौन मेंटेन करता है। क्वेश्चन आया था पेपर में कि मेजरमेंट बुक इज मेंटेन्ड बाय जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या नॉन ऑफ अबव। तो याद रखना जो मेजरमेंट बुक है वो जूनियर इंजीनियर द्वारा मेंटेन की जाती है। अगर अब आपको लग रहा है कि मेजरमेंट मतलब आज दिन में क्या क्या काम हुआ, कंस्ट्रक्शन कितनी हुई, कंक्रीटिंग कितनी डली, मटेरियल कितना उतरा साइट पे, वो सब क्या किस में लिखा जाता है, तो किसमें लिखा है, मेजरमेंट बुक में लिखा जाता है। तो इसको लिख देते हैं, इट इज द रिकॉर्ड
बुक, इट इज ए रिकॉर्ड बुक। ये क्या है? रिकॉर्ड बुक है विच रिप्रेजेंट्स द ऑनगोइंग, which represents the ongoing क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मेजरमेंट बुक रिकॉर्ड तभी बनाया जाएगा जो हमारा साइट पे क्या चल रहा है, काम चल रहा है। which represents the ongoing records of construction comma material on डेली बेसिस, या फिर इसको ले सकते हो आप रेगुलर बेसिस। मतलब इसको क्या किया था, रेगुलर बेसिस पे मेंटेन किया था। अब क्वेश्चन जो आया था मेंटेन्ड बाय, कौन मेंटेन करता है इसको? जूनियर इंजीनियर, तो लिख देते हैं जूनियर इंजीनियर। ठीक है, समझ गए? तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास मस्टर रोल। इसको लिख लो, मैं मिटा देता हूँ। मस्टर रोल, ये छोटी छोटी डेफिनेशन इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो लिख देता हूँ मस्टर रोल। देखो मस्टर रोल भी एक टाइप की रिकॉर्ड बुक है, रिकॉर्ड बुक है। इसको भी कौन मेंटेन करता है? जूनियर इंजीनियर ही बेचारा मेंटेन करता है। क्या करता है इसको मेंटेन? कौन करता है? जूनियर इंजीनियर। इसमें क्या किया था मस्टर रोल में? क्या था इसमें? नॉमिनल वेजेस लगाए जाते हैं, नॉमिनल रोल कॉल्स लगाए जाते हैं। किसके? लेबर की। लेबर का रिकॉर्ड होगा ना, जो भी लेबर का रिकॉर्ड होगा वो किस में डाला जाता है? मस्टर रोल में। तो याद रखना मस्टर रोल में क्या किया जाता है, जो भी काम हो रहा है उसका जो रिकॉर्ड है वो किस में डालता है? मस्टर रोल में। ठीक है, लिख देते हैं इट इज अ रिकॉर्ड बुक विच इज मेंटेन्ड, इट इज ए रिकॉर्ड बुक विच इज मेंटेन्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। अब ऐसा तो नहीं है काम हो ही नहीं रहा होगा तब को ना मेंटेन करेंगे, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। द मस्टर रोल कंटेन 3 पार्ट्स। द मस्टर रोल कंटेन 3 पार्ट्स। ठीक है, पहला पार्ट 1 नॉमिनल रोल, मतलब लेबर का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, डिटेल्स। ठीक है, नॉमिनल रोल। पार्ट 2 रिकॉर्ड ऑफ वेजेस मतलब जो लेबर की सैलरी है, पर दिहाड़ी है या जैसे भी है, पर डे पे करता है, मंथली पे करता है, उसके अकॉर्डिंग वो कितने पैसे ले चुका है, कितने पैसे उसके पेंडिंग्स हैं, वो किसमें आता है? रिकॉर्ड ऑफ वेजेस में। पार्ट 3 मेजरमेंट ऑफ वर्क डन एंड वेजेस। ठीक है, पार्ट 3 में वो उसने कितना काम किया है वो भी देखेंगे ना, कितना काम एक लेबर। सब पहले पार्ट में क्या होगा? उसका नाम, ठीक है, नाम, एड्रेस, सब कुछ। अगले पार्ट में क्या होगा? उसके कितने पैसे, कितनी दिहाड़ी है उसकी, या कितने रिकॉर्ड उसे कितना वो लेता है, या कितने पेंडिंग है। अगले में उसने कितना काम किया है, ठीक है, कितना काम किया है और इतने काम से उसको कितना पैसा उसने लिया है। ठीक है, तो ये सब मस्टर रोल, मतलब कि जहां पे हम लेबर का रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं मस्टर रोल। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है पाइप फिटिंग। क्या आता है? पाइप फिटिंग। ये पाइप फिटिंग में इसलिए करवा रहा हूँ कि छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो यहाँ से आ जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैं बोर्ड पे लिख दूंगा तो उसको आप पढ़ते जाना, मैं बताते जाऊँगा। ठीक है, तो आपके सामने है यहाँ पे पॉइंट्स मैंने कुछ लिखे हुए हैं पहले के, तो इनको नोट डाउन कर लो क्योंकि मेरे चाहता आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो। पाइप फिटिंग, ठीक है, पाइप फिटिंग में पहला पॉइंट है सैनिटरी पाइप्स आर मेजर इन टर्म्स ऑफ लेंथ। ठीक है, ये आपको पता कि मेजर किस में किया था? लेंथ में। ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है हाइट ऑफ वॉश बेसिन फ्रॉम फ्लोर लेवल इज 75 to 80 सेंटीमीटर। ये भी पेपर में आ चुका है, पाइप फिटिंग से ही है। डायमेंशन ऑफ किचन सिंक 610 mm into 450 mm, ये भी आ चुका है। सेप्टिक टैंक्स आर डिजाइन, मिनिमम वो बोलता है मिनिमम कितने पे डिजाइन किया जाता है, तो है ना 5 पर्सन्स, 5 यूजर के लिए डिजाइन किया जाता है। साइज ऑफ ग्रेटिंग 21 सेंटीमीटर स्क्वायर टू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, 23 भी मिलेगा कहीं पे, पर आप यही लेके चलोगे। साइज ऑफ ग्रेटिंग क्या क्या मतलब होता है? जो फ्लोर में दिया जाता है, जाली टाइप बनाई जाती है। विड्थ ऑफ सेप्टिक टैंक की विड्थ कितनी होती है? मिनिमम 75 सेंटीमीटर विद ए क्लीनिंग पीरियड ऑफ 3 years। ठीक है,
रिटेंशन पीरियड इन सेप्टिक टैंक, रिटेंशन पीरियड कितना होता है सेप्टिक टैंक में? 30 मिनट, ठीक है। स्लोप ऑफ आउटलेट पाइप, आउटलेट पाइप की स्लोप कितनी होती है? 14 डिग्री, ठीक है। डाया ऑफ हाउस होल्ड सीवर, जो सीवर पाइप हाउस होल्ड में डाली जाती है उसका डाया कितना होता है? 150 mm, ठीक है। तो इस तरह से अभी ये आ गया। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास, द टोटल कॉस्ट ऑफ पाइप फिटिंग इंक्लूड एक्सकवेशन कॉस्ट, कनेक्शन कॉस्ट, अलाइनमेंट कॉस्ट, फिटिंग कॉस्ट, बेंड एंड ट्रैप कॉस्ट। तो याद रखना ये भी ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, द टोटल कॉस्ट ऑफ पाइप फिटिंग जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। ट्रैप्स, ट्रैप्स क्या होते हैं? ट्रैप्स आर द पाइप वेंट्स व्हिच आर यूज्ड टू मेंटेन वाटर सील। जो ट्रैप्स होते हैं वो क्या करते हैं? वाटर सील को मेंटेन करते हैं। मतलब जैसे दो पाइप्स के बीच में कनेक्शन है तो उसको क्या करेंगे? वाटर सील के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। जैसे अपने पास आता है इंटरसेप्टिंग पाइप ट्रैप्स, गली ट्रैप्स होते हैं, ननी ट्रैप्स होते हैं। तो इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स क्या करते हैं? ये करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड म्युनिसिपल सीवर, दोनों के बीच में क्या करें ताकि हमारे ये ट्रैप्स क्यों प्रोवाइड किए थे? वाटर सील क्यों प्रोवाइड? ताकि हमारे अंदर क्या हो, रूम के अंदर क्या बैड स्मेल ना आए, बैक स्मेल ना आए, ठीक है। तो इसकी जो डेप्थ ऑफ वाटर सील होती है 75 mm टू 100 mm, किसकी? इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स की। तो ये एक डायग्राम है इंडियन कमोड सिस्टम की और पॉट की। ये डायग्राम आपने बहुत ज़्यादा जब ऑब्जेक्टिव करते होंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव में देखी होगी। तो इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक अब 450, डायग्राम में ऐसे ही पूछा है। क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको डायग्राम दे दिया जाएगा और यहाँ पे बोल दिया जाए क्या पता ए, इसको बोल दिया जाए बी, इसको बोल दिया जाए सी। तो बताए आप पूछ ले आपको कि ए की डायमेंशन क्या है, बी की डायमेंशन क्या है या सी की डायमेंशन, इस तरह से आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो होप गाइज मैंने जितना आपको पढ़ाया सबका सब एस्टिमेशन कॉस्टिंग का समझ आया हो। अब मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गया। किसी भी टाइप के एग्जाम दे दो, जहां एस्टिमेशन और कॉस्टिंग का सिलेबस होगा इसके बाहर से नहीं आएगा। आपके क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे। अगर आप 10 क्वेश्चन अगर आपके उस पेपर में आ रहे हैं, 10 में से 9 मैं कह रहा हूं मेरे नोट्स में से मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, क्वांटिटी नहीं, भर के नहीं दिया। मैंने एकदम से लाता आपको थ्योरी पे थ्योरी पेलते आता और लिखा था, नहीं ऐसा नहीं। मैंने आपको वही मटेरियल कराया ताकि आपकी क्या, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको क्या कर रहे हैं, कोई कलाकार या कोई बहुत बड़ा इंजीनियर नहीं बना रहे। मैं चाहता हूं कि आपकी जॉब लग जाए, आप कि जो आप जब आप टेस्ट सीरीज लगाओ या फिर एग्जाम में बैठे हो तो आपको डायरेक्ट हिट लगे आंसर्स, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइज मैं लेता हूं अलविदा। अब आपसे मुलाकात होगी नए सब्जेक्ट्स के साथ। नया सब्जेक्ट में एक लेके आऊंगा आपके सामने। एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया कंप्लीट। अभी किसी के तरह का भी कोई डाउट है अगर आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग में, तो मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे है, मैंने आपको बताया था, वहां मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर हम अलग से उसके लिए डाउट क्लास आपके लिए अरेंज कर देंगे। तो अभी वीडियो करना है लाइक शेयर, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू, अलविदा।